कुर्स्क स्ट्रेट के पार रूसी पुल उन वस्तुओं में से एक बन गया जिसके आसपास यूक्रेन में रूसी संघ के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के दौरान सक्रिय शत्रुता हो सकती है। जब रूस ने सैन्य रसद में इसका उपयोग करना शुरू किया तो सशस्त्र बलों ने इस परिवहन क्रॉसिंग को नष्ट करने का इरादा घोषित किया। कई लोगों ने इसे काला सागर में पुल के ढहने के रूप में कल्पना की। वह अभी भी सैन्य अभियानों के चौथे वर्ष में खड़ा है, हालांकि वह अब मुख्य रूप से अपने सैन्य कार्यों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। आज किस पुल पर क्या हो रहा है और यह कैसे प्रतिबंधों से ढका हुआ है, हम लेख में बताते हैं। यूक्रेन के रक्षा बलों ने उस पर 3 बार हमला किया। हर बार इसे थोड़े समय के लिए आदेश से बाहर करने में कामयाब रहे और हर बार रूसी अधिकारियों ने इसे बहाल कर दिया। आज पुल कार्य करना जारी रखता है, लेकिन यह अब अपने कार्यों को पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं है। यह भारी शुल्क वाले वाहनों, इलेक्ट्रिक कारों और हाइब्रिड की सेवा नहीं करता है और जो लोग इसे पार करने की अनुमति देते हैं वे बढ़ी हुई नियंत्रण प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। क्रेम यूक्रेन के रक्षा बलों द्वारा हमलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ किस पुल पर पेश किए गए 5 प्रतिबंधों और निषेधों के बारे में बताएं। केश ब्रिज पर पहला हमला अक्टूबर 2022 में हुआ था। उस समय रूस ने काला सागर से यूक्रेन पर सक्रिय रूप से बमबारी की और अपने सैनिकों को इस परिवहन मार्ग से यूक्रेन की मुख्य भूमि के दक्षिणी मोर्चे पर स्थानांतरित कर दिया। अक्टूबर 2022 में रूसी अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से केश ब्रिज पर ट्रकों के गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह इस परिवहन सुविधा पर पहला महत्वपूर्ण यातायात प्रतिबंध था। सभी ट्रकों को वापस मोड़ दिया गया और यूक्रेन के भूमि गलियारे के साथ एक चक्कर लगाया गया, जो यूक्रेन में रूसी संघ के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों के माध्यम से था। वे रूसी पर्यटकों को इसके माध्यम से क्रीमिया जाने की भी सलाह देते हैं, लेकिन उनके लिए केश ब्रिज पर अभी तक कोई यातायात प्रतिबंध नहीं है। केश ब्रिज पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों के पहले हमले के बाद रूसी अधिकारियों को केश फेरी क्रॉसिंग को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे पहले आवश्यकता के कारण बंद कर दिया गया था। केश ब्रिज पर यूक्रेन के रक्षा बलों का दूसरा हमला जुलाई 2023 में हुआ। समुद्री सतह के ड्रोन सीबी ने पुल के ऑटोमोबाइल हिस्से को नष्ट कर दिया। क्षति के कारण यातायात की समस्याएं हुई। रूसी अधिकारियों ने केश फेरी क्रॉसिंग के माध्यम से यात्री कारों और इलेक्ट्रिक ट्रेनों पर केश पुल की बची हुई रेलवे शाखा के साथ बस यात्रियों को भेजा, लेकिन यह अस्थायी था। जल्द ही आंदोलन फिर से शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद केवल कारों और यात्री बसों को केश ब्रिज पर चलने की अनुमति दी गई। यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ की सैन्य कार्रवाइयों के संदर्भ में मॉस्को के नियंत्रण में क्रीमिया के अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से केश को हटाने पर रोक लगा दी। यह उन पर्यटकों के लिए बुरी खबर है जो पुल के मेहराब की पृष्ठभूमि के खिलाफ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। नवंबर 2025 से सभी इलेक्ट्रिक कारों और हाइब्रिड के लिए केश ब्रिज पर एक नया प्रतिबंध है। यह उपाय कानून प्रवर्तन और कानून प्रवर्तन संरचनाओं की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था और इसका उद्देश्य सड़क यातायात और परिवहन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि रूसी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब इलेक्ट्रिक कारों की ट्रैक्शन बैटरियों के बारे में है, जो छिपे हुए खतरों के लिए जल्दी और प्रभावी ढंग से जांचना मुश्किल है। केश ब्रिज के प्रवेश द्वारों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के गुजरने पर रोक लगाने वाले संकेत पहले ही लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा चेक पॉइंट पर ड्राइवर अब एक फॉर्म भरते हैं जिसमें वे अपनी कार के प्रकार, मेक, मॉडल, नंबर और श्रेणी का संकेत देते हैं। इलेक्ट्रिक कारों, हाइब्रिड और कार्गो परिवहन के मालिकों को रूसी अधिकारियों द्वारा भूमि गलियारे के साथ क्रीमिया जाने की पेशकश की जाती है, जहां चार्जिंग स्टेशनों की कमी है। नवंबर 2025 के अंत में रूसी अधिकारियों ने केश ब्रिज पर नए प्रतिबंध लगाए। अब उन्होंने वहां केबिन के बिना मिनी बसों को अनुमति देना बंद कर दिया है। रूसी प्रकाशन तमनी की ओर से लिखते हैं कि विघटित सीटों वाली मिनी बस तैनात हैं। उनका उपयोग ट्रकों के रूप में किया जाता है और दस्तावेजों के अनुसार उन्हें यात्री माना जाता है, रूसी टेलीग्राम चैनल मैश ने वेट पर कहा है।
जबकि रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन लगातार यूरोप को युद्ध की धमकी दे रहे हैं, उनकी नाजायज बेटी उस क्षेत्र में शांति से रह रही है जिससे उसके पिता नफरत करते हैं। टीएसएन पत्रकारों ने पेरिस में क्रेमलिन नेता की नाजायज बेटी एलिजावेटा क्रेनोगिक को पाया और यूक्रेन में रूसी गोलाबारी को रोकने में मदद की पेशकश की। संवाददाता ने विशेष रूप से सुझाव दिया कि वह हवाई रक्षा के रूप में कार्य करने के लिए कीव में आए, लेकिन उसने घोषणा की कि वह किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। मीडिया आउटलेट्स ने पहले बताया था कि पुतिन की नाजायज बेटी पेरिस में रहती है और स्थानीय गैलरी के साथ सहयोग करती है। पत्रकारों ने इनमें से एक गैलरी के पास उससे मुलाकात की। यूक्रेनी फिल्म क्रू के साथ बैठक में क्रेनोगिक शुरू में डरी हुई दिखाई दी और कहा कि उसने फिल्मांकन की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह पुतिन की बेटी है। 3 हफ्ते पहले आपके पिता ने मेरे भाई को मार डाला। आप इस तरह के घृणित शापित यूरोप में कैसे रहती हैं? पत्रकार ने पुतिन की बेटी से उनकी मुलाकात के दौरान पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा छिपाते हुए चुप रहने की कोशिश की। हालांकि एक छोटी सी बातचीत हुई। विशेष रूप से संवाददाता ने उससे पूछा कि वह अपने पिता की राजनीति के बारे में क्या महसूस करती है, जिसके लिए उसने एक वाक्यांश के साथ उत्तर दिया, इससे मेरा क्या लेना देना है? पत्रकार: अच्छा, वह आपके पिता हैं और कम से कम आप उन्हें फोन करके कह सकते हैं, पिताजी, क्रेनोगिक पर गोलाबारी बंद करो। ठीक है, बेशक। पत्रकार: आप कीव आ सकते हैं और एक वायु रक्षा बल के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह किसी भी देशभक्त से बेहतर है। पकोस जाओ। क्रेनोगिक: ठीक है, आप मेरी कल्पना कर सकते हैं, है ना, मैं अब कैसे जा रहा हूँ? पत्रकार: मैं इसकी पूरी तरह से कल्पना कर सकता हूँ। क्रेनोगिक: दुर्भाग्य से मैं किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता, मुझे बहुत खेद है। इस बिंदु पर संवाद समाप्त हो गया। इससे पहले मीडिया ने बताया कि क्रेनोगिक ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के बारे में बात की और संकेत दिया कि वह पुतिन के साथ अपने संबंधों के कारण पीड़ित है। वर्षों में पहली बार उसने खुली तस्वीरें प्रकाशित की और उस दर्द को स्वीकार किया जो उसे उस व्यक्ति से संबंधित होने से महसूस होता है जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और उन्हें नष्ट कर दिया। पहली बार उसने नग्न सेल्फी पोस्ट की और एक पोस्ट में लिखा, दुनिया को फिर से अपना चेहरा दिखाना बहुत अद्भुत है। यह मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मैं किसके लिए पैदा हुई थी और किसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। वह व्यक्ति जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उद्धरण चिन्ह: पूरी संभावना है वह अपने पिता से विरासत में मिली उपस्थिति का जिक्र कर रही है। सोशल मीडिया और पत्रकारों को उनके और पुतिन के चेहरे की विशेषताओं में स्पष्ट आनुवंशिक समानता दिखाई दे रही है। हालांकि वह सीधे पुतिन का नाम नहीं लेती हैं। उनका जन्म 3 मार्च 2003 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। रूसी मीडिया की जांच के अनुसार उनकी मां पुतिन के करीब थी और अपनी बेटी के जन्म के बाद उनकी संपत्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। उनके जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का फील्ड खाली है, लेकिन उनके संरक्षक मिमिक को व्लादिमीर रोबना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लुइस 2022 के बाद रूस में अपने सार्वजनिक जीवन को समाप्त करते हुए फ्रांस चली गई। हालांकि युद्ध से पहले सोशल मीडिया पर अपनी भव्य जीवन शैली, निजी जेट, डिजाइनर कपड़े और ट्रेंडी क्लबों में डीजेइंग के लिए उनकी अक्सर आलोचना की जाती थी। यूक्रेन पर रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद वह देश से भाग गई। एक पोस्ट में उसने लिखा कि वह अब अपने प्यारे सेंट पीटर्सबर्ग में वापस नहीं जा सकती और एक सुनहरे पिंजरे में फंसी हुई महसूस कर रही है। लंबे समय तक वह युद्ध या अपनी उत्पत्ति के बारे में चुप रही। 2024 की शुरुआत में निर्वासित रूसी कलाकार ने पेरिस की उन गैलरियों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था जहां वह युद्ध विरोधी प्रदर्शनियों का आयोजन करती थी। इसके बाद उन्होंने इस विषय पर पहली बार सीधी टिप्पणी की, क्या मैं वास्तव में अपने परिवार के कार्यों के लिए दोषी हूं जो मेरी बात तक नहीं सुनते? लेकिन उनके सहयोगियों की आम राय सकारात्मक थी। वह बहुत प्यारी लड़की है। क्या यह उसकी गलती है कि उसके माता पिता कौन हैं?